मधुपुर नाम का एक सुंदर गांव था जो अपने घने जंगल, गहरे तालाब के लिए माना जाता था। यहाँ के लोग प्रकृति से जुड़ा सादा और शांत जीवन जीते थे, लेकिन कुछ सालों से यहाँ की फसलें एक रहस्यमय तरीके से बर्बाद हो रही थीं। मंत्री जी, पिछले कुछ सालों से राज पर कैसी बदकिस्मती छा गई है। ना फसलें बच रही हैं, ना लोगों के घरों में अनाज बचा है और ना खुशियां। बस हर तरफ दुख और भूख फैली हुई है। मेरा दिल टूट रहा है। महाराज, हालात तो सच में बेहद गंभीर है। खेत सूख चुके हैं, बारिश साथ छोड़ चुकी है और लोग कंगाल हो गए हैं। भूखमरी हर गली गांव में अपना डेरा जमा चुकी है। मेरा दिल टूट रहा है। मंत्री जी, मैं दिन रात सोचता हूँ कि आखिर मैं अपने लोगों को इस हालात से कैसे निकालूं। मैं इन्हें इस तरह तड़पते हुए और मरते हुए नहीं देख सकता। महाराज, हमें जल्द ही इस पर एक फैसला लेना होगा। अगर ऐसा ही चला तो हमारा राज कर्जे में डूब जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गांव में सुना है जंगल के बीच एक सोने की कुल्हाड़ी छुपी है, जो अगर मिल जाए तो पूरे राज की किस्मत बदल सकती है। और ये भुखमरी, अकाल, इन सब से हमें छुटकारा हासिल हो सकता है। और शर्त बड़ी सख्त है, इसे सिर्फ सच्चाई और सेवा में इस्तेमाल करना होगा, वरना वही कुल्हाड़ी अपने मालिक को बर्बाद कर सकती है। अरे हाँ, और कहते हैं उसकी एक झलक भी देख ले तो उसी पल से सांसें गिरनी शुरू हो जाती हैं, जैसे मौत पास खड़ी हो। मैंने सुना है जिसने भी इस सोने की कुल्हाड़ी का रहस्य जानने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत ही डरावना हुआ। कोई भी जिंदा नहीं लौटा है। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, हरी राम का पता इस कुल्हाड़ी के लालच में पड़ गया था। बेचारी को जान से हाथ धोना पड़ा। तभी पास से हरिराम गुजरता है। वे सारी बात सुन लेता है, लेकिन बिना कोई जवाब दिए वहां से आगे बढ़ जाता है। अरे देखा, हरी राम पास से निकला और एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसे भागा जैसे हमें देखना भी नहीं चाहता। बेचारा हरी राम के बाप का नाम तो लोग आज भी ताने में लेते हैं। कौन भूल सकता है भला कैसे वो इस सोने की कुल्हाड़ी के चक्कर में गया तो फिर कभी लौटा ही नहीं। अरे हाँ, सुना है आज भी दिन रात जंगल में मेहनत करता है। लकड़ियां काट कर अपनी माँ और छोटी बहन का पेट पालता है। सबको बस पिताजी की बुराई करनी आती है। कोई नहीं जानता कि उन्होंने गांव के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। आज भी उनके नाम पर लोग हंसते हैं। एक दिन मैं सच सबके सामने ला कर रहूंगा। फिर हरिराम जंगल से लकड़ियां काटता है और अपने घर लौटता है, जो कि एक झोंपड़ी का होता है। बेटा, कब तक ये जंगल से लकड़ियां काट कर लाएगा? एक थोड़ी सी लकड़ी से हमारा गुजारा नहीं चलने वाला। माँ, मैं भी जानता हूँ, पर मेरे पास और कोई काम नहीं है। आज भी जंगल जा रहा था तो दो गांव वाले पिताजी की बातें कर रहे थे। सुनकर तो मेरा खून खोल उठा। बेटा, तेरे पिताजी कैसे थे ये मैं जानती हूँ। हमारी इज्जत कब की दो कौड़ी की हो गई। लोग इन्हें लालची, पागल, न जाने क्या क्या कहते हैं और हमें देखकर फुसफुसाते हैं। माँ, पिताजी ने गांव वालों की भलाई के लिए जान दी थी और मैं एक दिन ये साबित करके रहूंगा कि वो गलत नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ महल में मंत्री जी, हमने बहुत विचार किया। आखिर में ये फैसला ले पाया कि हमारे पूर्वजों की सोने की कुल्हाड़ी ही हमें बचा सकती है। महाराज, पर वो कुल्हाड़ी श्रापित है। जो भी उसे लेने गया वो कभी नहीं लौटा। ये बात सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई है महाराज। श्रापित हो या कुछ भी, अब और कोई बहाना नहीं है। सैनिक भेजो।
उन्हें कहो कि वो जंगल जाकर उसे ढूंढ के लाएं। महाराज, सैनिक भी नहीं जाएंगे। पूरे राज में इस कुल्हाड़ी का डर लोगों के दिलों में बैठ चुका है। अगर सैनिक नहीं जाएंगे तो ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। महाराज, अब आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। मंत्री जी, अगर मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान नहीं दे सकता तो राजा कहलाने का हक नहीं रखता। इतना कहकर राजा मंत्री के साथ गांव आता है। तभी गांव वाले राजा को देखकर हैरान होने लगते हैं। सभी गांव वाले ये ध्यान से सुनो, खास तौर पर तुम सब से ये कहने आया हूँ कि जंगल के बीच सोने की कुल्हाड़ी छुपी है। जो भी इसे ढूंढ कर लाएगा उसे राज का वरदान और भरपूर धन मिलेगा। महाराज वहाँ शरापित है, उसे लेने की कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ महाराज, जिसने भी इसे पाने की कोशिश की वापस नहीं आया। क्या इस गांव में कोई भी ऐसा मर्द नहीं जो इस चुनौती का स्वीकार करे? तभी हरिराम आगे आता है। महाराज, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं वो सोने की कुल्हाड़ी ढूंढकर जरूर लाऊंगा। हरिराम, तेरी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई। अरे तेरे जैसे गरीब से क्या काम होगा? तेरे पास तो ठीक से कपड़े भी नहीं है। अरे भूल मत, तेरा बाप भी तो इसी कुल्हाड़ी के लालच में गया था। मेरे पिताजी लालची नहीं थे। उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए जान दी थी। अगर आज मैं डर कर पीछे हट गया तो उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। मैं जाऊंगा, चाहे लौटूं या ना लौटूं, पर कोशिश जरूर करूंगा। अगर तू तैयार है तो कल सुबह निकल जाना। जी महाराज। सुबह हरिराम घर से बिना कुल्हाड़ी लिए निकल पड़ता है। आज जो भी होगा सच सामने आएगा। पिताजी लालची नहीं थे, ये सब को साबित करके रहूंगा। अरे कितना अजीब है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ जंगल और गहरा होता जा रहा है। पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे। ये कैसी खामोशी है, जैसे पूरा जंगल सांस रोके मुझे देख रहा हो, पर मुझे पीछे नहीं हटना है। इतना कहकर हरिराम आगे बढ़ जाता है। काफी देर चलने के बाद अंधेरा पूरी तरह छा जाता है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सुबह फिर आगे बढ़ूंगा। इतना कहकर हरिराम पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी अचानक जंगल में से कहीं दूर से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी फैलने लगती है, जिससे हरिराम की नींद टूट जाती है। ये कैसी रोशनी है इस सुनसान जंगल में आधी रात को? कहीं इसके पीछे कोई गहरा राज तो नहीं है? मुझे इसका पता करना ही होगा। ये जरूर किसी राज की निशानी है, मुझे इसे जानना ही होगा। वे ध्यान से देखता है। रोशनी गहरे जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे वे रोशनी उसे अपना रास्ता दिखाती है और जंगल के बेहद गहरे हिस्से में ले जाती है, जहां पहले शायद ही कोई व्यक्ति पहुंचा हो। चलते चलते आखिरकार वे एक पुराने तालाब के किनारे पर पहुंचता है। तालाब का पानी काले रंग का था, मानो उसमें गहराई नहीं बस अंधेरा भरा हो। बीच में एक बड़ा सा पत्थर था और उस पर हल्की सी सुनहरी चमक टिमटिमा रही थी। ये कैसे हो सकता है? इस सुनसान जगह पर काले पानी के बीच ये चमकता पत्थर, जरूर इसके पीछे कोई राज छुपा है। तभी तालाब से रहस्यमय गूंजती हुई आवाज आती है। हरिराम, अगर तू सच में अपने पिताजी का नाम साफ करना चाहता है और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो तुझे मेरे 3 काम पूरे करने होंगे। 3 काम कौन से हैं? ये 3 काम मैं ज़रूर पूरे करूँगा। आखिर ये मेरी परीक्षा है और मैं इसे पूरा ज़रूर करूँगा।
चाहे उसके लिए मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना झेलना पड़े। पहला काम, एक चोर का दिल बदलकर उसे ईमानदार बनाना होगा, वे भी बिना लालच के। उसे अपने मन से ईमानदार व्यक्ति बनना होगा। एक चोर को ईमानदार, ये तो असंभव लगता है। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? रास्ता तू खुद ढूंढेगा और मेरे सारे प्रश्न हल करके ही मेरे पास आएगा, वरना मत आना। दूसरा काम, एक भूखे जानवर को बिना पकड़े उसका पेट भरना होगा। और तीसरा, अपने सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना होगा जो तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। ठीक है, मैं ये तीनों काम करूंगा, चाहे कितनी मुश्किल आए, पीछे नहीं हटने वाला। पहला काम चोर के दिल को बदलना है। सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि गांव में सबसे बड़ा चोर कौन है। इतना कहकर हरिराम गांव की तरफ निकल पड़ता है। भाई, यहाँ खतरनाक चोर कौन है? अरे भाई, तुम्हें चोर से क्या काम पड़ गया? कहीं तुम भी तो उससे चोरी कराने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसका नाम नहीं बताने वाला। अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं है, मुझे बस उससे कुछ जरूरी काम है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो तूने जग्गू का नाम नहीं सुना? वो एक चोर है कि पलक झपकते ही चीजें गायब कर देता है और किसी के हाथ भी नहीं आता। बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। सबसे सुनहरा घर उसी का है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इतना कहकर हरिराम जग्गू के घर की तरफ निकल पड़ता है। तुम जग्गू हो ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ जग्गू। जल्दी बोलो, क्या काम है? मेरे धंधे का वक्त खराब मत कर, मुझे निकलना है। जग्गू भाई, मेरी बात सुनो, चोरी मत करो, ये अच्छा रास्ता नहीं है, ये तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। अरे हट, तू मुझे रास्ता दिखाएगा? जा अपना काम कर, मैं अपना देख लूँगा। बड़ा आया मुझे फालतू का ज्ञान देने वाला। चला जा यहाँ से, अपने काम से काम रख। जग्गू, मेरी बात समझो, ऐसा मत करो, ये गलत है, तुम किसी दिन मुसीबत में फंस सकते हो। अरे हरिराम, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई बच्चा हो। अरे किस्मत तो मेरी कदम चूमती है, डर इससे लगता है जो जीना भूल गया हो। इतना कहकर जग्गू चोरी करने चला जाता है। नहीं नहीं, मुझे इसे सही राह पर लाना ही होगा, मुझे इसके पीछे पीछे जाना चाहिए। हरिराम जग्गू के पीछे निकल पड़ता है। अरे चोर चोर, कोई है क्या? पकड़ो इसे, ये मेरे घर का सारा सामान चुरा कर भाग रहा है, कोई मेरी मदद करो। भाग जग्गू भाग, आज तू पक्का फंस गया। अगर गांव वालों के हाथ चढ़ गया तो तेरी जान ही ले लेंगे। जग्गू भागने लगता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ना मत इसे, यही है जिसने मेरे सारे गहने और कीमती सामान चुरा लिए हैं, ऊपर से मेरे देवर के पैसे भी ले भागा। आज इसे ऐसे सबक सिखाओ कि उम्र भर याद रखे। जग्गू डर के मारे चुप रहता है, पसीना उसके माथे पर छलकने लगता है। तभी हरिराम भीड़ में से आगे आया। अरे नहीं नहीं, ये चोरी उसने नहीं की, मैंने की है। मैंने इसे धमकाया, डराया और कहा अगर नहीं करेगा तो अंजाम बुरा होगा। ये मजबूरी में आया था, इसे छोड़ दो, सारी मेरी गलती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा है?
ये पता नहीं इसके पीछे असली वजह क्या है। गांव वाले हरिराम को पकड़कर बेरहमी से मारते हैं। वे बिना कुछ कहे चुपचाप मार खाता है। थोड़ी देर बाद जग्गू का मन बदलने लगता है। अरे तू पागल है, तूने मेरे लिए इतनी सारी मार अपने ऊपर ले ली। मुझे कुछ नहीं चाहिए जग्गू, बस इतना चाहता हूँ कि तुम ये गलत रास्ता छोड़ दो। चोरी से कभी सुकून नहीं मिलता। इंसान की इज्जत उसके अच्छे कर्म से होती है, बुरे कर्म से नहीं होती। ठीक है, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तूने मुझे आज इंसानियत का मतलब सिखा दिया। अपनी जान खतरे में डालकर तूने मेरी जान बचाई। जग्गू रोते हुए हरिराम के पैर छू लेता है और वहां से चला जाता है। अब बस एक काम और बचा है, भूखे जानवर का पेट भरना। इसे भी पूरा कर लूं, फिर तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार रहूंगा। हरिराम जंगल में जाता है। आज मुझे किसी भूखे जानवर को ढूंढना है, पर यहाँ तो एक जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा। आखिर ये काम कैसे कर पाऊंगा? कुछ देर भटकने के बाद वो क्या? अरे अरे, ये तो शेर है, लेकिन यहाँ तो ये बिल्कुल कमजोर लग रहा है। शायद कई दिनों से भूखा है। मुझे इसका पेट भरना तो है, लेकिन मैं किसी मासूम जानवर की जान लेकर मांस नहीं ला सकता। तो क्या करूं? हाँ, एक तरीका है। मैं लकड़ियां काटूंगा, उन्हें बेचूंगा और जो भी पैसे मिलेंगे उससे मांस खरीद कर इसे खिला दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। हरिराम फिर पूरे जोश से लकड़ियां काटता है, बाजार जाकर बेचता है और जो भी थोड़े पैसे मिलते हैं उनसे मांस लेकर आता है। वे मांस का टुकड़ा थोड़ी दूरी से शेर की ओर फेंक देता है। ले भाई, तेरे लिए लाया हूँ। अरे ले भाई, तेरे लिए ही लाया हूँ। डर मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शेर पहले घुर्राता है, लेकिन फिर भूख से हारकर मांस खाने लगता है। अब तेरा पेट भर गया तो मेरा दूसरा काम भी पूरा हो गया। अब बस तीसरा और सबसे कठिन काम बाकी है। मेरे पिताजी की अंगूठी मुझे दिल के कितने करीब लगती है, लेकिन ये तीसरा काम मुझे करना है। उसे पूरा किए बिना मैं अपने पिताजी का नाम साफ नहीं कर पाऊंगा। ये सिर्फ सोना नहीं है, ये पिताजी की याद है, मेरे बचपन की कहानी है, मेरी ताकत है। और आज मुझे अपनी ताकत ही कुर्बान करनी होगी। हरिराम अंगूठी को मजबूती से पकड़ता है। कुछ पल के लिए रुकता है, जैसे दिल मान नहीं रहा हो। फिर गहरी सांस लेकर नदी में अंगूठी फेंक देता है। 3 काम पूरे हो गए। अब मुझे तालाब के पास जाना चाहिए। जैसे ही तीनों काम पूरे होते हैं, तालाब का पानी चमकने लगता है। सुनहरी लहरें उठती हैं और पानी से एक सोने की कुल्हाड़ी बाहर आती है। ये तो वही सोने की कुल्हाड़ी है। ये इतना सारा धन, लेकिन ये धन कहाँ से आया? हरिराम, तूने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसलिए तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ वे सोने की कुल्हाड़ी है, जिससे तुम पूरे राज्य का भला कर सकोगे, और दूसरी तरफ ये धन, जिससे तुम्हारा परिवार सारी गरीबी और तंगी से मुक्त हो जाएगा। सोच समझ कर चुनना, क्योंकि एक बार जो चुनोगे वही सदा के लिए तुम्हारा होगा। धन की तो बहुत ज़रूरत है। बहन की शादी करनी है, माँ की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, और मेरे पास जेब खर्च तक करने के लिए पैसे नहीं है।
लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये कुल्हाड़ी जिससे हम पूरे राज का हकाल और भुखमरी मिटा सकते हैं, अपने पिता के माथे से लगा कलंक मिटा सकते हैं। मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे ये कुल्हाड़ी चाहिए। तुम अपने पिता के जैसे नहीं हो। मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? तुम्हारे पिता ने भी यही परीक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने कुल्हाड़ी की जगह धन चुना। लालच में आकर सोचा कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ आराम से जीवन बिताएंगे, और उसी समय वे सदा के लिए इस धरती से गायब हो गए। नहीं, ऐसा मत कहो, मेरे पिताजी को वापस ला दो। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे पिता का लालच ही उनकी मौत का कारण बना। अगर उन्होंने सही रास्ता चुना होता तो कुछ साल और जीते और लोगों की सेवा करते। अगर मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ था तो मैं उनके माथे का कलंक मिटा कर रहूँगा। मैं इस कुल्हाड़ी को लेकर जाऊँगा, सबको दिखाऊँगा, और ईमानदारी और भलाई ही असली ताकत है, ये साबित करूँगा। अब तू इस कुल्हाड़ी का असली मालिक है, लेकिन याद रखना हरिराम, अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो तू और तेरी जिंदगी दोनों खत्म हो जाओगे। मैं वादा करता हूँ इसका इस्तेमाल कभी गलत नहीं करूँगा। ये हमारे महाराज की अमानत है। हरिराम कुल्हाड़ी हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकलता है। राजमहल में हरिराम कुल्हाड़ी लेकर प्रवेश करता है। ये देख सभी लोग दंग हो जाते हैं। ओहो हरिराम, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम कब लौटोगे? महाराज, ये लीजिए आपकी अमानत। मैंने वादा किया था कि इसे सही हाथों में ही दूंगा, और मैंने ये कुल्हाड़ी हासिल कर ली। महाराज, ये तो सच में सोने की कुल्हाड़ी है। इसकी चमक जैसे कि अभी ये भट्टी से बनकर आया है, और ऐसी चमक है महाराज, क्या बात। ये तो हमारे राज की पुरानी दास्तान वाली कुल्हाड़ी है। 100 साल पहले खो गई थी और आज फिर मेरे सामने है। हरि राम, तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क्या अद्भुत लकड़ी है। अगर ये मेरे पास होती तो मैं अपना सारा धन कमा सकता था, लेकिन अफसोस ये तो महाराज के पास है। ये कुल्हाड़ी आपकी है महाराज, और हमेशा रहेगी। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नहीं हरिराम, तूने सिर्फ एक कुल्हाड़ी नहीं लुटाई, तूने मेरे राज की इज्जत लुटाई है। आज से तू हमारे राज का रक्षक होगा। अब ना तू भूखा सोएगा और ना तेरा परिवार। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे जो सम्मान दिया है उससे मेरी मेहनत, मेरे पिताजी का नाम दोनों सुरक्षित हो गए हैं। अब मेरा परिवार न भूख में जिएगा न तिरस्कार में। ये मेरे लिए सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि मेरी आत्मा की जीत है महाराज। ये मेरी कोई मेहरबानी नहीं है, ये तुम्हारा हक है जिसे तुमने अपनी ईमानदारी और साहस से कमाया है। तुमने राज को उसकी सबसे अनमोल दौलत लौटाई है। मैं तुम्हें ये ढेर सारा धन देता हूँ। मंत्री जी, हरिराम को खजाने से सोने, चांदी और अनाज तुरंत दिया जाए। इसके लिए राज की तरफ से इनाम है। जी महाराज, अभी देता हूँ। बहन, हमें माफ कर दो। हम हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मजाक उड़ाते रहते थे। कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हारे बेटे ने तो ऐसा काम कर दिखाया कि जो हमारे गांव का कोई और लड़का नहीं कर सकता था। हम सब अपने कहे पर बहुत शर्मिंदा हैं। देखो भाई, अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो बात खत्म। इसमें कहने सुनने की क्या बात है। अगर तुम लोग पहले इतनी बातें ना करते तो शायद मेरा बेटा इतना बड़ा कदम भी नहीं उठाता।
जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ महल में ये कुल्हाड़ी तो सोने की खान है। अगर मेरे पास आ जाए तो मैं राज का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान बन सकता हूँ। मुझे इसे पाने का कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा। मुझे बस मौका ढूंढना होगा, फिर ये कुल्हाड़ी मेरी होगी। मंत्री धीरे से महल के खजाने वाले कमरे में घुसता है, चारों तरफ देखता है और सोने की कुल्हाड़ी उसे मिल जाती है। वे सोने की कुल्हाड़ी उठाकर अपने कपड़े में छुपा लेता है। आज से ये ताकत मेरी है। अब इस कुल्हाड़ी के सहारे मैं पूरे राज पर हुकूमत करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मंत्री कुल्हाड़ी लेकर अपने घर पहुंचता है। इस कपड़े में क्या छुपा रखा है? इतने चोरी चुपके कहाँ से आ रहे हो? कहीं महल से कुछ उठा तो नहीं लाए? अरे नहीं नहीं, भगवान के लिए तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं इस राज का मंत्री हूँ, मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? तो फिर इस कपड़े में क्या है? बस एक कुल्हाड़ी है महाराज, और महाराज ने मुझे रखने के लिए दी है। इतना बड़ा महल होते हुए महाराज आपको रखने के लिए कुल्हाड़ी क्यों देंगे? उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए दिया है। और तुम ध्यान से सुन लो, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अगर महाराज को जरा भी शक हुआ तो उनका भरोसा टूट जाएगा। ठीक है, मैं क्यों बताऊंगी किसी को? आप बस इसे संभाल कर रखिए। वे कुल्हाड़ी अपने घर के कोने में दबाकर छिपा देता है। लेकिन रात बीतते उसके घर में एक अजीब सी सुनहरी आग फैलने लगती है, जो सिर्फ उसी के घर को घेरती है। ये क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो, आग बुझाओ, ये आग मुझे जला रही है। ये आपने क्या किया जी? वो कुल्हाड़ी जरूर श्रापित वाली कुल्हाड़ी होगी। आपने ऐसा क्यों किया? अब आपके साथ मैं भी इस दुनिया से छोड़कर जा रही हूँ। कुछ ही देर में सुनहरी लिपटें पूरी तरह उसे घेर लेती हैं और कुछ ही पलों में वे दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है बेटा? जी ये मेरे पास कैसे आ गई? कल तो ये महल में थी। इसका मतलब तुम्हें तुरंत महाराज को बताना होगा। जरूर कुल्हाड़ी के साथ किसी ने कुछ गलत किया है, इसीलिए ये तुम्हारे पास लौट आई। उसी वक्त राजा अपने सैनिकों के साथ हरिराम के घर पहुंचता है। हरि राम, जल्दी बाहर निकलो। महल से सोने की कुल्हाड़ी चोरी हो गई है। रात में ही किसी ने चुरा ली, पता नहीं चला कौन ले गया। लेकिन ये तो वही कुल्हाड़ी है, ये तुम्हारे घर में कैसे आ गई? मेरे घर के बीचों बीच मिला है महाराज। जब मैं सुबह सोकर उठा तो मुझे पता ही नहीं चला। महाराज अब हम क्या करेंगे? तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। महाराज, बड़ी अजीब घटना हुई है। मंत्री जी का घर जलकर राख हो गया है और मंत्री जी और उनकी पत्नी दोनों उसी आग में जलकर राख हो गए हैं। और आग भी कोई साधारण नहीं थी महाराज। लोग तो कह रहे हैं आग सुनहरी थी, जैसे किसी देव शक्ति की हो। अच्छा, अब सब साफ हो गया। मंत्री ने लालच में कुल्हाड़ी चुराई और कुल्हाड़ी ने अपने असली मालिक को पहचान लिया, इसलिए ये वापस तुम्हारे पास आ गई। कुल्हाड़ी ने अपने असली मालिक को पहचान लिया, इसलिए ये सब तुम्हारे पास आ गए। राम, अब मैं सब समझ गया हूँ। ये कुल्हाड़ी अपने असली मालिक के पास ही लौट आती है। ये मेरे पास नहीं बल्कि तेरे पास आई है, क्योंकि तू ही इसका सच्चा रक्षक है। तुम मेरे साथ चलो राजमहल में, हमें कुछ अहम फैसला लेना है। इतना कहकर महाराज महल लौटते हैं और सभा में ऐलान कर देते हैं। सुनो हरि राम, आज से ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तुम इसे कभी भी किसी को मत देना, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो। तुम इस कुल्हाड़ी के इकलौते मालिक हो और इसके रक्षक भी।
महाराज आपका धन्यवाद, लेकिन मैं वादा करता हूँ ये कुल्हाड़ी सिर्फ और सिर्फ राज के भले के लिए इस्तेमाल होगी और मैं कभी अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग नहीं करूँगा। आपके पूर्वजों की आत्मा को भी कभी नाराज नहीं होने दूंगा। साल बीते, राज सुखी रहा। हरिराम बूढ़ा हुआ पर कुल्हाड़ी हमेशा चमकती रही। एक दिन वे कुल्हाड़ी हरिराम ने उसी तालाब में लुटा दी। कहते हैं कि आज भी मुसीबत में तालाब से सुनहरी रोशनी उठती है और सोने की कुल्हाड़ी उसी को मिलती है जिसका दिल सोने का हो।